वो केस है हिप। तो कब हम कहेंगे, सबसे पहला जो केस में हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन और डेमोग्राफिक डाटा लिखना पड़ता है, आईडी एंड डेमोग्राफिक। इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ठीक है, दो है ना, कॉन्टैक्ट। इसके बाद हम ये सिंपल सा सवाल पूछते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस में हम लोग दो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल होता है व्हेन वर यू कंप्लीटली ऑलराइट। दूसरा सवाल होता है देन व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ। और इस चक्कर में जो पेशेंट है वो अपने सारे सिम्टम्स क्रोनोलॉजिकली बोल जाए, इसमें उसको हेल्प करते। तो अगर हिप का केस है तो क्या बोलेगा, पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ फंक्शन। और फंक्शन कौन कौन से हैं, फंक्शन है वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, और लाइंग में ज्यादा फंक्शन है नहीं। तो वॉकिंग का मतलब अगर एबनॉर्मल वॉकिंग है तो नॉर्मल हम लोगों को गेट समझना पड़ेगा और गेट की एबनॉर्मेलिटी समझनी पड़ेगी। सिटिंग जो है वो चेयर पे हो सकती है, स्क्वैटिंग हो सकती है और क्रॉस लेगेड सिटिंग हो। और स्टैंडिंग जो है वो बोथ फीट पे हो सकती है, या राइट और लेफ्ट फीट पे हो सकती है। इसमें स्टेबिलिटी देखी जाती है और पेन देखा जा सकता है। स्टैंडिंग में किसी फुट पे वेट बियरिंग करने में पेन तो नहीं है। उसके बाद पेशेंट को हम लोग लाइंग में एग्जामिन करते हैं। अगर यहां तक हमारे पास कोई फाइंडिंग नहीं है तो 90% हिप नॉर्मल, ठीक है। अगर वो स्क्वाट कर लेता है, अगर क्रॉस लेगेड सिट कर लेता है, अगर स्टैंड कर लेता है, अगर वॉक नॉर्मली कर लेता है, इसका मतलब 90% हिप नॉर्मल। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हिप का पेन हिप में भी हो सकता है। दैट मीन्स एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लैटरल, बट हिप पेन कैन ऑल्सो अकर इन द नी। And you know why it happens, because the anterior branch of the obturator nerve supplies the knee and the posterior branch supplies the hip. और ये बैक में भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही ये सिम्टम्स हमारे पास आ गए, as soon as we get these symptoms, then we have to answer about each of those symptoms: onset, course, duration, treatment taken, response. About pain, we have to additionally answer 4 more questions: site, character, intensity, and radiation.
So about the symptoms that the patient presents with, their exact description, this information about each of the symptoms, and these 4 extra things for pain, they form the present history of illness. Okay? So if you have this checklist, your history presentation will be complete. Then we want to tell you about other components of history. After finishing the present history, we can ask him past history, history of associations, and these history of associations is extremely important. Diabetes, hypertension, ischemic heart disease, lung problems, blindness, rehabilitation potential, and anything which is concerned with other joints, anything that is concerned with the nervous system, anything that is concerned with the urinary tract. I mean, these are the important things that you must look for in associations. ऊपर से अगर चलो तो आई with दांत, फिर अदर जॉइंट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन ना कर पाओ या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फिर हार्ट और लंग, और उसके बाद किडनी और प्रोस्टेट. तो ये जनरली these are the important associations. The fifth is social history. What was the status of the patient and his family before illness? What did the illness do to him? What is the capacity of the family to face the illness or the effects of the illness? And that is called as resilience, resistance to destruction. Okay? And finally, what is the rehabilitation potential? Okay? What are the support systems around the patient? For example, तुमने अगर किसी को above knee prosthesis दे दी या below knee prosthesis दे दी जिसमें कि जूता है और वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे सड़क है ही नहीं, मट्टी और कीचड़ और नाली है, उसका जूता खराब हो जाएगा और वो प्रोस्थेसिस उठा के अलग रखेगा. इसलिए ये जो उसका एनवायरनमेंट है, उसकी जो फैमिली है, जो उसकी सपोर्ट है, वो सपोर्ट सिस्टम्स को हिस्ट्री में बोलना बहुत ज़रूरी है और तुम लोग नहीं बोलते हो. ठीक है? टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर देते हो, ये देखते ही नहीं कि उसके घर पे जो है वो टॉयलेट है या नहीं, कैसा टॉयलेट है. तो इस तरह से जो हिस्ट्री ले, इसमें क्या कर सकते हो कि हमने तुम्हें आज एक प्लान बता दिया. You can add, detract or modify this plan, but you must have a fixed plan and you must practice it. जिससे कि इस प्लान के हिसाब से तुम एक फर्स्ट क्लास प्रेजेंटेशन हिस्ट्री का एग्जामिनर को दे सकते. करेक्ट? नाउ वी स्टार्ट एग्जामिनेशन. So first is general examination.
General examination begins with consciousness. It comes to conjunctiva, palpebral and bulbar. It comes to examination of the oral cavity. Okay? Comes to examination of the lymph nodes. It comes to examination of the movements of the cervical spine. It comes to examination of pulse, blood pressure, respiration and temperature. After this, the examination becomes systemic examination. And in the systemic examination, you have to say that the examination of the central nervous system, CNS, CVS, respiration, GIT, hepatic, renal, blood or metabolism is not contributory. And you have to say it after really testing it. ऐसा ना हो कि उसमें फिर कुछ निकला है. फिर इसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन के बाद हिप से रिलेटेड केस में एक स्पेशल एग्जामिनेशन होता है आउटसाइड द हिप. ठीक है? और उसमें जॉ मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट्स, chest expansion, spine movements, examination of abdomen, per rectal and per vaginal examination, per rectal or per vaginal examination, examination of the opposite hip, opposite knee, opposite foot and ankle, same side foot and ankle, and same side knee. Is absolutely vital. Is absolutely vital before you go on to the hip itself. Okay. Then you start examining the hip. And when you are starting to examine the hip, you are examining the hip while walking. While sitting, sitting on the chair, sitting, squatting, sitting cross-legged, and you examine the patient while standing. In standing on each of the limbs, first of all, you see whether the patient is standing stably on both limbs, stably and symmetrically. If there is any abnormality, for example, he is standing like this, so he is standing on the left limb and not on the right. So standing both limbs and then on right and left limb. And you are looking for pain and you are looking for instability. Instability is shown that if I am standing on the left limb, my left anterior spine should be lower. If the right is lower and I am tilting my trunk to keep my weight on this, then the Trendelenburg sign is positive. And it is because the abductor mechanism has failed. You have understood? अगर मैं इस लिम्ब पे खड़ा हूँ और इधर की ASIS ऊपर चली गई है और इस पे वेट रखने के लिए मैं ट्रंक बेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब ट्रेंडेलेनबर्ग साइन पॉजिटिव है. इसका मतलब लेफ्ट हिप का एब्डक्टर मैकेनिज्म खत्म हो गया. इसका मतलब यह पावर नहीं है ग्लूटियस मीडियस में, या लीवर आर्म नहीं है, इसका मतलब नेक ऑफ फीमर गया, या फल्क्रम गया, इसका मतलब हेड या हिप अपनी पोजीशन एसेटोकोलम में स्टेबली नहीं. पावर लीवर आर्म और फल्क्रम की फॉल्ट. और उसके बाद हम लोग एग्जामिन करते हैं हिप को व्हेन द पर्सन इज लाइव.
जब पेशेंट को लाइंग में एग्जामिन करो तो उसकी 4 प्री रिक्विजिट्स या 4 प्री रिक्विजिट्स। द 4 प्री रिक्विजिट्स आर So when you are starting to examine the patient in lying, the 4 prerequisites are exposure, that means from nipple line only a T bandage, और T bandage का जो ये है ये ट्रोकेंटर और आइलिया क्रेस्ट के बीच में से पास होगा जिससे कि AS-IS एक्सपोज्ड हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कंफर्टेबल पेशेंट, उसको ठंडक नहीं लग रही हो। अगर फीमेल पेशेंट है तो फीमेल हो वहां पे, कंफर्टेबल पेशेंट, स्माइलिंग एंड कंफर्टेबल पेशेंट, हेजिटेंट और शर्माता हुआ मरीज नहीं, एप्रीहेंसिव नहीं। तीसरी बात लाइट, और चौथी बात हार्ट बीट। इसको कभी भी बाईपास नहीं करना चाहिए। और तुमको जब एग्जामिनेशन करना हो हिप का और सिमेट्री देखनी हो तो फुट एंड पे खड़े होकर देखो, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ AS-IS। डोंट एग्जामिन फ्रॉम राइट और लेफ्ट। See, that means your position is where? At the foot end of it. Okay? And then you subject the patient to inspection. In the inspection, all right, in the inspection, the first thing that you inspect is spine, and you look for scoliosis and you look for kyphosis. Exaggerated lordosis, not kyphosis. You look for lordosis. So when you look from the side and you can see light under the spine, that means there is lordosis. And lordosis suggests a flexion deformity. A scoliosis suggests a pelvic tilt. A pelvic tilt. क्योंकि स्कोलियोसिस का मतलब यह है कि एक AS-IS दूसरी AS-IS से ऊपर हो। अगर हम लोग इसको यहां पे देखें तो अगर स्कोलियोसिस है तो एक AS-IS दूसरे AS-IS से ऊपर होगी ऑन द कनकेव साइड। इसका मतलब एक लिम्ब को दूसरे लिम्ब से छोटा होना पड़ेगा, अपेरेंटली छोटा होना पड़ेगा। समझ गए? तो इधर की कॉन्वेक्सिटी, इधर की हायर स्पाइन और इधर की अपेरेंट लेंथनिंग, ये एसोसिएटेड फिजिकल साइंस है ना? बात समझ में आ गई? अब ये पेल्विक टिल्ट क्यों होती है? Why should this pelvis tilt?
this pelvis will tilt either because there is a deformity in the spine. तो अगर deformity है तो pelvic tilt is not correctable. मतलब तुम कुछ कर लो, pelvic tilt वैसी की वैसे ही रहेगी, passively not correct. दूसरा रीजन ये है कि इधर एडक्शन डिफॉर्मिटी है या इधर एबडक्शन डिफॉर्मिटी है. तो इधर एडक्शन डिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि इस पोजीशन ऑफ एडक्शन के बियॉन्ड हिप में एबडक्शन पॉसिबल नहीं है. इसलिए इस लिम्ब को ट्रंक के पैरेलल लाने के लिए ये पेल्विस टिल्ट कर रही है. क्लियर? That means an adduction or abduction deformity. ये तो स्पाइन हो गया. तो adduction, abduction deformity of hip, ये deformity है. Deformity का मतलब adduction की रेंज में hip की वो पोजीशन है beyond which passive एबडक्शन नहीं पॉसिबल. तो पेल्विस टिल्ट इसलिए हो रही है कि उस लिम्ब को ट्रंक के पैरेलल. ठीक है? तो तीसरा रीजन ये है कि मान लो ये लिम्ब छोटा हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो इसको जमीन पे रखने के लिए ये पेल्विस टिल्ट हो सकती है. तो ट्रू लेंथ डिस्क्रिपेंसी तीसरा रीजन ऑफ टिल्ट है. तो स्कोलियोसिस की टिल्ट की क्या, इसमें ट्रू लेंथ डिस्क्रिपेंसी को अगर करेक्ट करने के लिए पेल्विक टिल्ट होगी तो या तो अपरेंट शॉर्टनिंग इसको बैलेंस नहीं कर पाएगी या कर लेगी. तो यह अपरेंट शॉर्टनिंग रह जाएगी लोअर ASIS के साथ, और या अपरेंट शॉर्टनिंग गायब भी हो सकती है. अगर मान लीजिए इतनी शॉर्टनिंग है तो उसने इसको कॉम्पेंसेट कर लिया. तो देयर में बी नो अपरेंट चेंज इन लेंथ और इवन अपरेंट शॉर्टनिंग इफ द पेल्विस हैज टिल्टेड टू करेक्ट ट्रू शॉर्टनिंग. ऑलराइट, बट देयर विल नेवर बी अपरेंट लेंथनिंग. तो ये वाली कंडीशन तुम्हें समझ में आई? दिस इज द ओनली कंडीशन वेयर देयर विल बी नो अपरेंट लेंथनिंग. ठीक है? तो दिस इज द इंपोर्ट ऑफ सीइंग अ scoliosis. And of course with scoliosis you are also looking at level of ASIS and you are also looking at apparent length. Correct? समझ में आ गई? Then you are looking at the around the hip and you are looking at swelling, scar or sinus. And you are looking anterior, you are looking on the side, you are looking medially, and you are looking in the gluteal region. All around you are looking for swelling, scar and sinus. Then you are looking at the trochanter. Then you are looking at the trochanter. About the trochanter, you are looking at the level of the trochanter, the prominence of the trochanter, and whether there is any thickening of the trochanter. Then you are looking at wasting. Then you are looking at wasting. Then you are looking at direction of patella. And with this direction of patella, you are basically trying to look at the attitude of the hip. Attitude may be correctable, okay? Attitude of the hip.
That means external rotation, internal rotation, neutral rotation. And when you start looking at the attitude, you have to also comment on flexion, extension. You have to also comment on abduction, adduction. And you have also to comment on attitude of the knee and the foot and the ankle. Okay? So patella means attitude. Patella means attitude. Then you are looking at the medial malleolus, and here you are seeing length. You are comparing length. And the length is always compared with both limbs parallel to each other and parallel to the trunk. Okay? If there is a flexion deformity at hip and knee, then the other limb should also be in equal degree of flexion at hip and knee. You are comparing length. Then you are comparing dorsiflexion at the ankle, DF, and you are comparing straight leg raising, SLR. Okay? So this is what you see in spine, in the inspection. Now in palpation. In palpation, you confirm the findings of inspection. So the first step is that you confirm the findings of inspection. Then the next thing is that you start at 5 T's. 5 T है भैया, 5 T है. 3, 4, 5 and 6. ठीक है? This is temperature. And always examine temperature by the back of your hand. Examine the normal side, the affected side, and the normal side again. Followed? Tenderness. Look at the tenderness at the Scarpa's triangle and look at the tenderness of the trochanter. Okay? Trochanter की tenderness देखने का तरीका है कि anterior and posterior border of the trochanter को ऐसे प्रेस करके देखना. ठीक है? इसके बाद do a thumping on the trochanter जिससे कि इस एरिया में अगर कोई tenderness हो तो पता लग जाए. And then do a thumping from the heel. All right. So tenderness के 4 components हैं. 1, 2, 3, 4. The third is telescopy. You flex the hip and knee. Keep one of your hands at the trochanter and see whether the thigh length is changing. It is moving on its own axis. Okay? So that is telescopy. So one is telescopy while you are able to pull more. The other is telescopy when you are able to push more. So you have to look for telescopy and always compare it with opposite side. Then is transmitted movements. Keep a hand at the trochanter and rotate from below. See whether the movements are being transmitted at the trochanter. Same way, keep your finger on the femoral head and look for rotation. In a thin patient, you may be able to feel it. Thirdly, if you find that you suspect that there is injury and you feel that this trochanter is less prominent as compared to there, in the per-rectal examination, feel on the side and see whether you can feel the head on the inner side of the pelvic wall.
on the lateral side of the pelvic wall. Okay? So this is transmitted movements. Temperature, tenderness, telescopy, transmitted movements. And the fourth is the V. Okay, sixth is the V. Temperature, tenderness, telescopy, transmitted movements. Vascular sign of Narad. The vascular sign of Narad. Feel the femoral arteries on both sides. Compare its volume. On the side that there is a dislocation or destruction of the head, you will not be able to feel the pulse on that side. So this is palpation. And the first step is confirm the finding of infection. Then you talk of measurements. Then we talk of measurements. There are two lengths that are measured, apparent length and true length. Apparent length is measured from xiphisternum to the tip of the medial malleolus. Every word is important. With both limbs parallel to each other and parallel to the trunk. Okay? If you can't get that position, don't comment on apparent length. Apparent length is changed because of the pelvic tilt. Pelvic tilt is associated with scoliosis, with lower or higher ASIS, with adduction or abduction attitude at hip, or with true shortening of the limb. The true shortening of the limb may not be there in case the pelvis is tilting to compensate for true shortening. ये 4 sentences बहुत important है. The true length is measured from anterior spine to tip of medial malleolus. With both limbs, with the pelvis square and both limbs in identical position. If you cannot get a square pelvis or you cannot put the limbs in identical position, don't comment on true length. If anybody says, any examiner says, GK सिंह साहब ने कहा कि नहीं होता गलत, ठीक है? True length. Then you measure if there is a shortening. Then you measure from anterior spine to adductor tubercle to find out whether the shortening is here or both. And finally you find out whether it is above the trochanter or below the trochanter. You use 4 physical signs to find that. The first is Nelaton's line, a line which joins the anterior spine to the ischial tuberosity. Normally the tip of the trochanter lies on it. This is the only line that is reliable when both hips are affected. समझे भाई, इधर भी उठ गया उधर भी उठ गया, तो बाकी सब कंपैरेटिव है, बाकी सब साइज में लेटन लाइन ठीक. The second is tip of the trochanter से ASIS को ज्वाइन करके लाइन जो ड्रॉ होती है शूमेकर लाइन कहलाती है. Normally it passes above the umbilicus or at the level of the umbilicus.
तीसरा ये है कि इधर का और इधर का ट्रोकेंटर जो है, इसको ज्वाइन करती लाइन खींच दो, ASIS को ज्वाइन करती लाइन खींच दो, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं शेनीज पैरेललोग्राम। चौथी बात ये है कि एक ट्राइंगल है जिसको ब्रांड ट्राइंगल कहते हैं। तो ब्रांड ट्राइंगल क्या है कि अगर ये एटियस ओपिलेक स्पाइन है और ये टिप ऑफ ट्रोकेंटर है, तो ब्रांड ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ हाइपोटेन्यूज। ये है ना, हाइपोटेन्यूज एज the line which joins the ASIS to the tip of the trochanter. Whenever you draw a Bright's triangle, both hips should be, pelvis should be square and the hip should be in identical position. क्योंकि अगर एक हिप abducted है और दूसरा हिप adducted है, तो जिधर adducted है उधर की लेंथ ज्यादा आ जाएगी। तो Bright's triangle is a triangle, right angle triangle with line joining the ASIS and the tip of the trochanter, and it should be measured with both pelvis square, both hips in identical position. The base of the triangle, अगर लेटा है तो this is the base. The base of the triangle is shortened on the side that the trochanter is raised. So this is about measurement. हाँ भाई सर, अपेरेंट लेंथ और ट्रू लेंथ की बात हो गई। ओके, तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, मेजरमेंट। नाउ वी कम टू मूवमेंट्स। मूवमेंट का मतलब यह है कि हिप जॉइंट 3 एक्सेस पर मूव करता है। बॉल है और सॉकेट है, तो एक बॉल के सेंटर के थ्रू हर एक्सेस पास होगी, ठीक है। तो 3 एक्सेस पे हिप मूव करेगा। एक सुपेरो इंफीरियर एक्सेस है जिसपे एक्सटर्नली रोटेट करेगा और इंटरनली रोटेट करेगा। एक एंटेरो पोस्टीरियर एक्सेस है जिसपे एबडक्ट होगा और एडक्ट होगा, और एक साइड टू साइड एक्सेस है जिसपे फ्लेक्स होगा और एक्सटेंड होगा। ये बात क्लियर हो गई? किसी को डाउट तो नहीं है? अब मूवमेंट जो है वो एक्टिवली लिमिट हो सकते हैं या पैसिवली लिमिट हो सकते हैं। अगर हम एक्टिव और पैसिव नहीं कह रहे हैं तो लोअर लिम्ब में हमेशा वी आर मीनिंग पैसिव मूवमेंट बाय कन्वेंशन, ठीक है। तो अब जो है, जो मूवमेंट है तुम्हारे, वो एक न्यूट्रल पोजीशन है। जैसे कि इस रिस्ट की ये न्यूट्रल पोजीशन और ये इसकी एक्सेस है, तो ये डॉर्सी फ्लेक्शन हुआ और ये पामर फ्लेक्शन हुआ, करेक्ट। तो अगर ये मूवमेंट कम है तो ये क्यों कम है? वो है, मान लो पामर फ्लेक्शन कम है, तो पामर फ्लेक्शन इसलिए कम है कि या तो स्ट्रक्चर जो डॉर्सी फ्लेक्सर्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, तो उसमें पामर फ्लेक्शन तो कम हो जाएगा बट डॉर्सी फ्लेक्शन कम नहीं होगा। तो इस तरह की एंकाइलोसिस, एंकाइलोसिस कहते हैं डिक्रीज इन मूवमेंट को, इस तरह की एंकाइलोसिस कहलाती है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस। दूसरी तरह की एंकाइलोसिस ऐसी है कि जो जॉइंट सरफेसेस है वो एक दूसरे में कनेक्ट हो गए बाय फाइब्रस टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस एंकाइलोसिस।
उसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों कम होगा, करीब करीब गायब हो जाएगा, और अटेम्प्ट टू मूव विल बी पेनफुल। तीसरी एंकाइलोसिस है बोनी एंकाइलोसिस, जिसमें कि न फ्लेक्शन होगा और न एक्सटेंशन होगा, नो मूवमेंट, नो पेन। ठीक है, तो पैथोलॉजी के हिसाब से ये 3 तरह का लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट है: एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस, फाइब्रस एंकाइलोसिस और बोनी एंकाइलोसिस। पर एक और तरह का मूवमेंट का लिमिटेशन है, वो है मसल स्पैज्म। अगर फाइब्रोसिस नहीं भी है पर मसल स्पैज्म में चला गया, तब भी ऑपोजिट मूवमेंट नहीं परमिट करे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेजेस देखते हैं। नाउ वी लुक एट स्टेजेस। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्चर हुआ डॉर्सीफ्लेक्सर का, थोड़ा सा, तो जितना पामर फ्लेक्शन राइट साइड पे है उससे ज्यादा पामर फ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे होगा। सो दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट। दूसरा यह है कि न्यूट्रल के बियॉन्ड जो है पामर फ्लेक्शन में न जाए, सो दिस विल बी कॉल्ड एज एब्सेंस ऑफ मूवमेंट। अब अगर और कॉन्ट्रैक्चर हो गया तो डॉर्सीफ्लेक्शन की रेंज में ऐसी पोजीशन होगी रिस्ट की जिसके बियॉन्ड पामर फ्लेक्शन नहीं पॉसिबल है। सो दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सीफ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। Deformity is the position of a joint in a particular range beyond which the opposite movement is not possible. आपकी बिल्कुल क्लियर कट परिभाषाएं हैं, उसको वैसे ही डिफाइन करना। अब हिप के संदर्भ में हम एक एक करके एक्सेस को टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट है फ्लेक्शन एक्सेस पे। तो जब शुरू का रेस्ट्रिक्शन हुआ एक्सटेंशन का, तो एक्सटेंशन बिकम्स लेस एज कंपेयर्ड टू ऑपोजिट साइड। यू टेस्ट इट व्हेन द पेशेंट इज प्रोन, you keep your hand on the pelvis and fix the pelvis, and you extend the hip by placing your other hand just above the patella. All right, the position of the hip in adduction, abduction and rotation should be same on both the sides. जब एक एक्सेस पर मूवमेंट टेस्ट करते हैं तो बाकी दोनों एक्सेस पे पोजीशन आइडेंटिकल होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो एक तरफ ये टेस्ट किया, दूसरी तरफ टेस्ट किया, तो एक्सटेंशन का लिमिटेशन डिमॉन्स्ट्रेट हो गया। दूसरा, एक्सटेंशन की एब्सेंस हो सकती है। और तीसरी चीज फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी की है, जिसकी परिभाषा ये है कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इज द पोजीशन ऑफ द हिप इन फ्लेक्शन रेंज ऑफ मूवमेंट बियॉन्ड विच पैसिव एक्सटेंशन एट हिप इज नॉट पॉसिबल। तो अगर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बाप कह दी, उसके बाद एक्सटेंशन का 5-10 डिग्री रेंज बता दिया, तो 6 महीने लग गए, गारंटीड। समझ गए? तो क्या किया? सबसे पहले दोनों हिप्स को, दोनों लिम्स को बाकी दोनों रेंजेस में आइडेंटिकल कर लिया। उसके बाद लंबर लॉर्डोसिस देखते रहे और इस हिप को, नॉर्मल हिप को फ्लेक्स किया टू इट्स कंप्लीट रेंज, और जब इसको थोड़ा और फ्लेक्स किया तो लंबर लॉर्डोसिस ऑब्लिटरेट हो गई। ऑब्लिटरेट होने के बाद अगर और करोगे तो स्टियल ट्यूबरोसिटी उठ जाएगी, पर स्टियल ट्यूबरोसिटी नहीं उठने देनी है, खाली लंबर लॉर्डोसिस
ऑब्लिटरेट हो जाए। अब जो भी पोजीशन ऑपोजिट हिप की नाउ है वो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी नहीं है। देन यू पैसिवली और एक्टिवली हेल्प द पेशेंट एक्सटेंड द हिप। द पोजीशन ऑफ द हिप beyond which no passive and active extension is possible is the flexion deformity. अब बात समझ में आ गई? कभी भी इसको अगर गलत तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया, आप 20 बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर गलत तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश पास नहीं कर पाएंगे। समझ गए? अब सवाल उठता है एडक्शन एबडक्शन डिफॉर्मिटी का। तो समझिए, ठीक से समझिए। Abduction deformity of right hip is the position of hip in the abduction range beyond which adduction is not possible. Correct? Supposing this is the position. Now if I try to bring this limb parallel to the trunk, my ASIS will go down, there will be a convexity of scoliosis here and there will be apparent lengthening on this side. Correct? तो अब जो है मुझे एबडक्शन डिफॉर्मिटी यहां से डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल वहां पे खड़ा रहा, एंड ऑफ मतलब टुवर्ड्स द फुट एंड, और मेरी दोनों आंख कहां फिक्स्ड है? ASIS पे, और मैंने दोनों की हील पकड़ के एबडक्शन शुरू किया। तो सबसे पहले मुझे यह करना चाहिए, पहली बात तो यह करनी चाहिए कि मुझको ASIS बराबर कर लेनी चाहिए। तो मैंने ASIS को बराबर करने के लिए इधर का हिप कंप्लीटली अबडक्ट करके पेल्विस तो लॉक कर दी। ठीक, उसके बाद मैंने इस हिप को अबडक्ट करना शुरू किया। तो पहले इसका रेंज खत्म होगा, ठीक है, और जब इसका रेंज खत्म हो गया तो ये मूव करना शुरू हुआ, और जब ये मूव किया तो पेल्विस स्क्वायर होने लगी, और जब पेल्विस स्क्वायर होने लगी तो आई हैव अलाउड दैट अदर हिप टू कम इनसाइड। समझ गए? अब ये अबडक्शन डिफॉर्मिटी नहीं है। अब मैंने इस हिप को अडक्ट करना शुरू किया, और बियॉन्ड विच ASIS फिर से मूव करने लगे। ये एडक्शन डिफॉर्मिटी है, और बाकी रेंज ऑफ एबडक्शन है। बात समझ में आ गई? पक्की? 10 बार प्रैक्टिस करके बिल्कुल सही बोलना वहां पे, इंसान कोई गलती नहीं, ठीक है? इसी तरह से एडक्शन रेंज एग्जैक्टली इसकी कन्वर्स है। इसी तरह से रोटेशन है, राइट साइड का रोटेशन करके पेल्विस लॉक कर ली। लेफ्ट साइड में अगर तुम्हें इंटरनल रोटेशन डिफॉर्मिटी डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, लेफ्ट साइड में मतलब सॉरी लेफ्ट साइड को, कि पेशेंट का लेफ्ट है ना, रोटेट करके पेल्विस फिक्स कर ली। पेशेंट के राइट साइड को जब तुमने रोटेट किया तो पॉइंट बियॉन्ड विच एक्सटर्नल रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इज द रोटेशन डिफॉर्मिटी। ठीक है भाई? तो दिस इज हाउ यू टेस्ट द मूवमेंट ऑन द 3 एक्सिस। तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, मेजरमेंट, मूवमेंट, डिफॉर्मिटी एंड स्पेशल टेस्ट। एक टेस्ट है और बार लो, जिसमें कि कंजेनिटल डिसलोकेशन हिप में डिसलोकेट कर दो, दैट इज बाहर लो, एंड द अदर इज अंदर लो, दैट इज ऑटोलॉनी। इसके अलावा पर रेक्टल पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं और ट्रांसमिटेड मूवमेंट देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरा टेस्ट है कि दोनों ट्रोकेंटर के ऊपर रजिस्टर रख के
प्यूबिक सिम्फाइसिस से डिस्टेंस नापते हैं, जिसको हम लोग मॉरिसेस बाइट्रोकेंट्रिक टेस्ट कहते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस हिप के एग्जामिनेशन में किसी को कुछ ऐड करना हो तो बता दो, छूट गया हो कुछ मेरा। नेक्स्ट बंद कर दो।